इवनिंग आज से हमारा सोशल साइंस का पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है और सोशल साइंस का भी रोज एक वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देखिएगा और उसे भी अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाए, दोस्तों में शेयर करके जाए। आज हमारा हिस्ट्री का क्लास होने वाला है, चैप्टर 1 क्लास 10। इतिहास। पार्ट 1। हमारे पार्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप एक यूरोप एक महादेश है। देश किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे राज्य हो, लेकिन यह क्या है? ये महादेश है। इसके अंदर बहुत से अनेक छोटे छोटे देश हैं, जिसके बारे में, हर देश के बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना है, कुछ देश के बारे में पढ़ना है। यूरोप एक महादेश है, इसके अंदर बहुत सारे देश हैं। 44 छोटे छोटे देश हैं और 44 देशों से मिलकर यूरोप एक महादेश बना है। महादेश में यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, हमें यूरोप महादेश में ये जितने भी देश हैं, कुछ देशों के बारे में पढ़ना है और हर देश का नाम हमें याद होना चाहिए। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जो कई देशों से मिलकर बना है। यूरोप में कुल कितने देश है? यूरोप में 44 देश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश सम्मिलित है। हमें इस चैप्टर के बारे में, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, इन सारे देशों के बारे में पढ़ना है। फिर कौन कौन सा देश है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान। ये सब क्या है? ये सब देश है और इन सब देशों से मिलकर यूरोप क्या है? एक महादेश बना है। यूरोप के अंदर ही ये सारे देश आते हैं। यूरोप के अंदर कुल 44 देश हैं और 44 देश में हमें इन इतने देशों का इस चैप्टर में पढ़ना है और हर देश के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। कौन कौन सा देश है? आप लोग नाम याद कीजिए। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश सम्मिलित हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान। हमें मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा 3 देश के बारे में पढ़ना है। इटली, जर्मनी,
और फ्रांस। तो कितने देश के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, इन सब देशों के बारे में पढ़ना है थोड़ा-थोड़ा। पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश सम्मिलित है। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप में क्या पढ़ना है? राष्ट्रवाद पढ़ना है। यूरोप एक महादेश है, कई देशों से मिलकर बना है। यूरोप में कुल कितने देश है? यूरोप में कुल 44 देश से मिलकर यह एक महादेश बना है। और यूरोप महादेश में मुख्य रूप से आते हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश सम्मिलित हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश सम्मिलित हैं। समझ गए यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसमें कितने सारे देश आते हैं। यूरोप कुल 44 देश से 44 छोटे बड़े देश से मिलकर एक बहुत ही बड़ा महादेश बना है और इसमें कुल 44 देश आते हैं। इसमें जितने ये देश के नाम लिखे हैं इस चैप्टर के अंदर यूरोप इस चैप्टर के अंदर इतने सारे देशों के बारे में यूरोप के अंतर्गत हमें पढ़ना है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश सम्मिलित है। बढ़े आगे हम जान गए यूरोप क्या है। यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत कितने सारे देश आते हैं? 44 देश हैं और मुख्य रूप से हमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अब राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के बारे में जानिए। अब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कह रहा है? अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें या अपने भाषा में देखें, किताब में कुछ अलग परिभाषा है वो भी हम लिख रहे हैं। राष्ट्र के प्रति यानी आप जिस देश में रहते हैं आपके राष्ट्र अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को सब प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सभी लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होती है। जैसे हम लोग भारत के हैं तो हम लोग को अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश से प्यार है, तो उसी तरह राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश से अगर आप अपने देश के प्रति लगाव रखते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और बुक का भी परिभाषा है, बुक में दिया है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक जो किसी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक धार्मिक परिवेश में रहने वाले
लोगों में एकता का वाहक बनती है। एकता का वाहक बनती है। ये हमारे बुक में परिभाषा दिया है। इसका अर्थ भी निकाले तो क्या होगा? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सामाजिक यानी समाज के अंदर, सांस्कृतिक यानी बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं, धार्मिक परिवेश है, रहने वाले लोगों में एकता का यानी आपस में एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी भौगोलिक यानी किसी देश में सामाजिक, समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता यानी आपस में मिलजुल कर रहने का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद सिंपल भाषा में पढ़े तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अगर आपको अपने देश के प्रति प्रेम है तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यानी हाँ, आपको अपने देश के प्रति, आपके अंतर्गत राष्ट्रवाद है, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और बुक का हमारा परिभाषा है, आप ये भी लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश यानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में, सभी रहने वाले कई तरह, एक समाज के अंदर अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के लोगों को रहने वाले में एकता का यानी आपस में मिलजुल कर रहने का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। हम क्या जाने? यूरोप। यूरोप क्या था? यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत 44 छोटे बड़े देश हैं और 44 देशों में से हमें कुछ देशों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे जगा, हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है कि यूरोप के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे जगी और इसके अंतर्गत कुछ देश है जिसका कैसे एकीकरण हुआ, बहुत सारे बिखरे हुए देश थे जिसको आपस में मिलजुल कर एक किया गया। राष्ट्रवाद के बारे में जान गए। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, यूरोप के लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे उत्पन्न हुई, उसका कारण क्या था, उसका कुछ कारण देखेंगे हम लोग। निरंकुश शासन व्यवस्था। नेपोलियन आक्रमण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप देश के अंदर एक एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। इसमें मुख्य रूप से 3 क्रांति हुई थी और इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के लोगों पर पड़ा था, जिसके कारण यूरोप के सभी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई थी। और निरंकुश शासन व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था अच्छा नहीं था यूरोप का, जिसके कारण यूरोप के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना यानी अपने देश के प्रति लगाव हुआ कि अपने देश को अच्छे से शासन करना चाहिए, अपने देश में भी अच्छा शासन होना चाहिए। और नेपोलियन आक्रमण, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, नेपोलियन फ्रांस का राजा था
और नेपोलियन ने यूरोप के सभी देशों में आक्रमण किया था, जिसके कारण यूरोप के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई, अपने देश के प्रति लगाव हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या-क्या कारण था? फ्रांसीसी क्रांति, निरंकुश शासन व्यवस्था, नेपोलियन आक्रमण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति, निरंकुश शासन व्यवस्था, नेपोलियन आक्रमण। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस का क्रांति होता है ना, हम दूसरे देश में लोगों को अपने हक के लिए लड़ते देखते हैं तो हमारे अंदर भी भावना जगती है कि हम भी अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, हम भी अपने देश के शासन को अच्छा कर सकते हैं। और नेपोलियन आक्रमण, फ्रांसीसी क्रांति, निरंकुश शासन व्यवस्था, नेपोलियन आक्रमण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति, निरंकुश शासन व्यवस्था, नेपोलियन आक्रमण। हम लोग क्या-क्या देख लिए? यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत 44 अन्य देश हैं और हमें कुछ देशों के बारे में पढ़ना है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देश के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप के लोगों में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसका कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन आक्रमण, निरंकुश शासन व्यवस्था यानी वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वहाँ के लोग वहाँ के शासन व्यवस्था से खुश नहीं थे। अब हमें पढ़ना है फ्रांस। फ्रांस क्या था? यूरोप के अंदर ही फ्रांस एक देश था, यूरोप महादेश था और यूरोप फ्रांस के अंदर का एक देश था। फ्रांस में अब जो फ्रांस था, तो फ्रांस में मुख्य रूप से मेन 3 क्रांति हुई थी जो विश्व प्रसिद्ध हुई। पहला कौन सा क्रांति था? 1789। इसके बारे में हमें क्लास 9th में दिया गया है। दूसरा हमारा हुआ 1830 की क्रांति और तीसरा हुआ 1848 की क्रांति। फ्रांस में मुख्य रूप से 3 बड़े क्रांति हुए थे जो विश्व प्रसिद्ध हुए। पहला कौन सा क्रांति था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा था 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा था 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की क्रांति के बारे में हमारे 9th किताब में दिया हुआ है और 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम पहले थोड़ा-सा 1789 की क्रांति के बारे में जानेंगे, फिर मुख्य रूप से 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति को देखेंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। सत्रह सौ नवासी की फ्रांसीसी क्रांति। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हो रहा था तब वहाँ का शासक कौन था? वहाँ राजतंत्र नहीं था। फ्रांस का राज्य लुई 16 हुआ। लुई 16 निरंकुश शासक है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण मतलब 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति क्यों हुआ? तो जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस में राजतंत्र था उस वक्त। फ्रांस का राजा लुई 16 हुआ। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तब फ्रांस का शासक कौन था? वहाँ का राजा कौन था? लुई 16 हुआ। और वह कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। यानी वह देश में कुछ बदलाव नहीं करता था, वह देश का कुछ उन्नति नहीं करता था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था और वह कैसा शासक था? वह एक निरंकुश शासक था। दूसरा हमारा कारण 3 वर्गों में
विभाजित था। विभाजित था। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, निम्न वर्ग। फ्रांस का दूसरा कारण क्या था? फ्रांस जो था 3 वर्गों में विभाजित है। जो फ्रांस था यानी 3 वर्गों में बटा हुआ था, सब एक साथ नहीं थे। एक था कुलीन वर्ग, एक था पादरी वर्ग, एक था निम्न वर्ग। तीनों वर्ग अपने-अपने हित में थे, अपने-अपने सब एक साथ नहीं थे। फ्रांस बटा हुआ था जिसके कारण लुई 16वां इन तीनों पर शासक कर सकता था अपना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या? फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, निम्न वर्ग। और फ्रांसीसी जब क्रांति हुआ के परिणाम क्या हुआ? परिणाम यानी 1789 क्रांति के बाद परिणाम लुई 16वां लुई 16वां निरंकुश राजशाही का निरंकुश राजशाही का अंत हो गया तथा जनतंत्र की स्थापना हुई। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, वो पूरा क्रांति के बारे में हमारे 9th क्लास में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। हम बस थोड़ा क्रांति का कारण और उसका परिणाम क्या निकला वो बता देते। जब 1789 में फ्रांस के लोगों ने क्रांति किया, किसके प्रति? लुई 16वां के प्रति। क्यों? क्योंकि वह निरंकुश राजा था जो अपने देश में किसी भी तरह की व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा था। उसके देश के लोग खुश नहीं थे। लुई 16वां निरंकुश जो राजशाही का था, वो उसका क्या हुआ? अंत हो गया, यानी वह हट गया और तथा जनतंत्र की स्थापना हुई। यानी जनता के शासन की स्थापना हो गई। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तब निरंकुश जो शासक था लुई 16वां वो हट गया, उसका अंत हो गया। लोगों ने वहाँ क्रांति करके उसे हटाया, फिर वहाँ जनतंत्र की स्थापना हो गई। ये था हमारा 1789 की क्रांति। और अब हम पढ़ेंगे 1789 की क्रांति हो गई और 1789 में 1789 में फ्रांस में क्या हुआ? जनतंत्र का स्थापना हो गया। कुछ दिनों तक राजनीतिक चलता रहा। फ्रांस में कुछ दिनों तक अच्छे राजनीतिक चले, जनतंत्र की स्थापना थी, अच्छे से चलती रही। फिर हमें पढ़ना है 1804। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो 1789 से लेकर 1792 तक फ्रांस में क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र चलता रहा। संवैधानिक राजतंत्र। लुई 16वां का अंत तो हुआ 1789 में, लुई 16वां का अंत हुआ, लेकिन 1789 से लेकर 1792 तक राजतंत्र था।
पूरी तरह से राजा का शासन समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन राजा जो कैसा शासन करता था, संविधान के अनुरूप शासन करता था, यानी जो संविधान में लिखा था, संविधान के अनुरूप ही शासन करता था, अपने मन से राजा शासन नहीं करता था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो, और 1792 से लेकर 1795 तक 1795 तक प्रथम गणराज्य 1792 से लेकर 1795 तक फ्रांस में क्या हुआ, प्रथम यानी पहला गणराज्य, गण यानी जनता का राज्य था, राज्य चला, जनता का शासन चला। फिर 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी शासन। 1795 से लेकर 1799 तक फ्रांस में कौन सा शासन चला, डायरेक्टरी शासन चला। बस आप लोग इसके बारे में जान लीजिए, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। 1789 से 1792 तक फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र चलता रहा। फिर 1792 में 1795 तक प्रथम गणराज्य चलता रहा। फिर 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन चलता रहा, और फिर 1799 से 1804 तक कॉन्सुलेट शासन चला। कॉन्सुलेट शासन चला, कॉन्सुलेट शासन। 1799 से 1804 तक फ्रांस में कौन सा शासन चला, कॉन्सुलेट शासन चलता रह गया। हम कितना पढ़ गए, यूरोप हमारा एक महादेश है जिसके अंतर्गत 44 देश है, और 44 देश है, उनमें से कुछ देशों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, यूनान इत्यादि देशों के बारे में हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। हम पढ़े राष्ट्रवाद क्या है, तो अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। और फिर हम क्या पढ़े कि 1700, फिर हमें फ्रांस के बारे में पढ़ना था। तो फ्रांस में मुख्य रूप से 3 क्रांति हुआ, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। तो 1789 में जो क्रांति हुआ उसका कारण क्या था, लुई 16वां वहां का जो राजा था वह अच्छा नहीं था, निरंकुश शासक था, जिसके खिलाफ लोगों ने क्रांति किया, और तब जाकर क्या हुआ, लुई 16वां का अंत हो गया और जनतंत्र की स्थापना हुई फ्रांस में। और 1789 की क्रांति के बाद 1789 से 1792 तक फ्रांस में संवैधानिक यानी संविधान के अनुरूप राजतंत्र ही चलता रहा। और 1792 से लेकर 1795 तक प्रथम गणराज्य चला। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन चला। 1799 से 1804 तक कॉन्सुलेट शासन चला। अब हमें पढ़ना है, फ्रांस में ही पढ़ना है, 1804 के बाद इसे पढ़ना है। फ्रांस में नेपोलियन इस चैप्टर में दिया है। नेपोलियन युद्ध 1804 से 1815। 1804 से जो 1815 का समय था वो फ्रांस में कौन सा युद्ध चल रहा था, नेपोलियन युद्ध। 1804 में नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का
सम्राट बना। क्या हुआ? 1789 की क्रांति के बाद 1804 में नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट यानी फ्रांस का फिर से राजा बना। कौन? नेपोलियन। 1804 में ही जब वो बना राजा नेपोलियन ने, नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता संहिता लागू की। जब नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट फ्रांस का राजा बना तो 1804 में ही नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन संहिता यानी अपना कानून, संहिता यानी अपना कानून लागू किया, अपना कोड, नेपोलियन ने अपना कोड लागू किया। फिर से यह सम्राट बना, फ्रांस का सम्राट बना, फिर से फ्रांस में राजतंत्र आया और ये नेपोलियन ने अपना कानून, अपना संहिता लागू किया 1815 में। 1815 में नेपोलियन। वाटरलू के युद्ध में हार गया। क्या कह रहा है? 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में ही नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता यानी फ्रांस में अपना कानून, नेपोलियन का कानून लागू किया और 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वाटरलू और उस युद्ध में नेपोलियन क्या हुआ? हार गया और नेपोलियन का 1815 में ही नेपोलियन का पतन हो गया, यानी नेपोलियन को फ्रांस से हटा दिया गया। तब 1821 में 1821 में नेपोलियन की मृत्यु सेंट हेलेना नामक एक टापू पर हुई। टापू पर 1815 में जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारा तो वो कहाँ चला गया? सेंट हेलेना नामक टापू पर चला गया। वह नेपोलियन फ्रांस से हट गया और 1821 में वहीं उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन युग खत्म हुआ। एग्जाम में पूछता है कि नेपोलियन युग किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1804 से लेकर 1800 के काल को नेपोलियन युग कहते हैं। नेपोलियन युग किसे कहते हैं? 1804 से लेकर 1815 तक के काल को नेपोलियन युग कहते हैं। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का सम्राट बना। फिर से फ्रांस में राजतंत्र आया। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता यानी अपना कानून लागू किया। 1815 में नेपोलियन एक युद्ध में हार गया जिसका नाम था वाटरलू के युद्ध में हार गया और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु सेंट हेलेना नामक टापू पर हो गई। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 में ही। वो जब हारा तो वहां से फ्रांस से चला गया। नेपोलियन का पतन 1815 में ही हो गया। मेटरनिक युग। कौन सा युग? मेटरनिक। मेटरनिक युग 1815 से। अब फ्रांस में जो 1815 से 1848 तक का समय था वो, उसमें 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक युग चलता रहा। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक कौन था?
मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया क्या है? यूरोप का एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये फ्रांस का नेता नहीं था, ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी ऑस्ट्रिया का राष्ट्रपति मानिए था। चांसलर यानी वहां का राष्ट्रपति। और मेटरनिक शासक कैसा था? शासक कैसा था मेटरनिक? 1815 से लेकर 1848 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेटरनिक ने 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप की राजनीति, जो यूरोप की राजनीति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेटरनिक ने कहा था मेटरनिक ने क्या कहा था? जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। एग्जाम परीक्षा में पूछता है कि यह किसका कहना था, तो मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस जीतता है यानी तो पूरे यूरोप में जितने भी देश थे पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यह किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेटरनिक ने कहा जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। मेटरनिक क्या किया? मेटरनिक शासक कैसा था? मेटरनिक फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहता था। मेटरनिक क्या चाहता था? जो मेटरनिक यूरोप की राजनीति में भूमिका निभाया था, तो मेटरनिक फ्रांस देश जो था उसमें पुरातन व्यवस्था यानी जो पुराना शासन था, जो राजतंत्र था उसको स्थापित, उसको लागू करना चाहता था। मेटरनिक फ्रांस में पुरातन व्यवस्था यानी पुराने व्यवस्था को लागू करना चाहता था। मेटरनिक एक अच्छा शासक नहीं था, प्रतिक्रियावादी शासक था जो कि बदलाव नहीं चाहता था। वही जैसा लुई 16वां निरंकुश शासक था, उसी तरह मेटरनिक भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था जो फ्रांस में वही व्यवस्था लाना चाहता था जो लुई 16वां ने
लुई 16वां व्यवस्था फ्रांस में रखा था। प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक था जो फ्रांस में जो गणतंत्र का विरोध तथा राजतंत्र की पुनर्व्यवस्था चाहता था। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहता था। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी अच्छा शासक नहीं था।